आज से पढ़ेंगे निबंध। पहले अपने कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। आपके कोई भी प्रश्न हो तो पहले पूछिए। हम लोग निबंध पढ़ेंगे आज से क्रमबद्ध तरीके से। पूछिए पहले। कोई सवाल है मन में, कोई इच्छा, कोई मन में कोई क्वेरीज हैं तो पूछिए पूछिए। लिखा नहीं पा रहा है, ठीक है, गुड। हाँ, और शुरू कहाँ से करें, लिखा नहीं पा रहा, ये कॉमन सी बातें हैं। लिखने में समस्या आ रही है तो अभी तो बहुत दिन है। नहीं नहीं, हाँ, 30 दिन में युग परिवर्तन संभव है ना। क्या नहीं संभव है। और जो उपलब्ध विकल्प है उसी में तो बेस्ट करना है। नहीं, जो विकल्प तो उतने ही हैं तो उसी में से बेस्ट करना। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कुछ इसमें सवाल। एक तो देखते हैं कि निबंध क्या नहीं है। शुरू में तो यही नेगेटिव ही देखते हैं, निबंध क्या नहीं है। दूसरा देखते हैं निबंध क्या है। तीसरा देखते हैं कि निबंध क्यों है। ये सब कुछ बेसिक सवाल, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं निबंध क्या नहीं है, निबंध क्या है और निबंध क्यों है। और चौथी बात, ये सब सामान्य से प्रश्न है, कब से है। और पांचवी बात, क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर स्पष्ट है कि क्या नहीं है। इसका मतलब बोर्ड के अध्यक्ष ने भी कहा ही है कि जीएस नहीं है, जीएस का उत्तर नहीं है, या जीएस का विस्तार नहीं है, और जीएस की भाषा भी नहीं है। ये तो खुद बोर्ड के अध्यक्ष ने ही कहा। जीएस का एक्सटेंशन नहीं है, एसए इज़ नॉट द एक्सटेंशन ऑफ जीएस, ये स्वयं उन्होंने ही कहा। और जीएस की भाषा भी नहीं है, जीएस का पैटर्न भी नहीं है। तो फिर क्या है। आप सब जानते हैं कि यह व्यक्तित्व का परीक्षण है। कई बार सुने भी होंगे, पुनरावृत्ति है इसकी, सब लोग जानते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट का एक व्यक्तित्व का परीक्षण है ये। यानी उनको एक योग्य एसडीएम चाहिए, एक योग्य डीएसपी चाहिए, और इसी के लिए उन्होंने एक एग्ज़ाम रखा है निबंध का। और इसीलिए वो 300 अंकों का रखा है उन्होंने। 300 अंक का रखा है। तो व्यक्तित्व का परीक्षण, और कब से है ये सूचना है केवल, इसमें कुछ अर्थ नहीं छुपा हुआ है। 1580, 1597 और भारत के संदर्भ में 19वीं सदी से। निबंध भारत में कब से है, 19वीं सदी से। यूरोपीय संदर्भों में कब से है, तो 16वीं सदी से। ये तो सामान्य सी सूचना है। यानी निबंध कब से है भारत में, भारतेंदु युग से, भारतेंदु युग से, राष्ट्रवाद के विकास से, नवजागरण के चिंतन के साथ। तो आपसे कोई पूछे कि निबंध कब से है भारत में, निबंध विधा एक विधा के रूप में कब से है, तो यूरोपीय संदर्भों में मॉन्टेन और बेकन के बाद नए रूप में निबंध हिंदी की एक विधा के रूप में 19वीं सदी से है, भारतेंदु युग से है। राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ, नवजागरण के चिंतन के साथ साथ। निबंध जोड़ा क्यों गया, तो इनको चाहिए था एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका लिखित जो रिटेन पार्ट है, रिटेन पार्ट ये बढ़िया हो, लिखित पार्ट अच्छा हो। एक ऐसा विद्यार्थी चाहिए, एक ऐसा एसडीएम चाहिए उनको जिसका रिटेन पार्ट यानी राइटिंग पर कंट्रोल हो, जो मौलिक हो, मौलिक चिंतन जिसमें हो, मौलिक चिंतन। और तीसरी बात कि उसमें ज्ञान का विस्तार भी हो। तो ये सब जांचने के लिए उन्होंने निबंध जोड़ा। जो इतनी सी बात आप सब परिचित हैं। तो निबंध क्या नहीं है, जीएस का एक्सटेंशन नहीं है। निबंध लेख भी नहीं है। क्या नहीं है, तो आर्टिकल भी नहीं है, लेख भी नहीं है, यानी आर्टिकल भी नहीं है। आप जानते हैं कि आर्टिकल और निबंध में अंतर होता है। नहीं, लेख और निबंध में क्या होता है, अंतर होता है। लेकिन जब 19वीं सदी में जब ये प्रारंभ हुआ था, 19वीं सदी में जब प्रारंभ हुआ निबंध,
तो निबंध और लेख दोनों पर्यायवाची थे, दोनों एक ही थे। निबंध और लेख ये दोनों समान थे। एक को क्या कहा गया? लेख, और दूसरे को निबंध कहा गया। इसको अंग्रेजी में आर्टिकल कहा गया और इसको एस्से कहा गया। और ये बेसिक बात मानी गई कि इसमें तथ्य थोड़े अधिक होंगे, तथ्य अधिक होंगे विचार से। दूसरी बात कही गई कि ये समसामयिक मुद्दों पर होगा, समसामयिक विषय पर जो त्वरित प्रतिक्रिया, इसी को लेख कहा गया। जो करंट मुद्दे थे उस पर जो लिखा गया, जो तुरंत रिएक्शन दिया गया, जैसे अखबारों में जो पत्रकारिता विधा के साथ विकसित हुई, पत्रकारिता जो संपादकीय के साथ विकसित है। डेली आप पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते ही हैं। अखबार में जो संपादकीय होता है, जो किसी विषय पर क्या होती है, त्वरित प्रतिक्रिया होती है। नहीं, अब राहुल गांधी जी की सदस्यता गई तो उस पर जो रिएक्शन होगा ये लेख होगा, ये निबंध नहीं होगा। अभी तुरंत घटना घटी, मान लिया कि पर्यावरण पर कोई सम्मेलन हुआ, G20 का ही हुआ, कोई बैठक हुई और उस पर कोई रिएक्शन है, अखबारों में क्या है, उसका लेख छपता है, तो वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। निबंध की प्रकृति अलग होती है लेख से। तो अखबार में जो पढ़ते हैं वो सब क्या होता है, जो संपादकीय का भाग है, या किसी विशेष मुद्दे पर जो करंट मुद्दे चल रहे हैं। पर्यावरण पर कोई मीटिंग हुई और उस पर कुछ कहा गया तो लेख। लेकिन अगर कहा जाए कि नहीं जी पर्यावरण संकट ये हमेशा ये शाश्वत मुद्दा है, तो ये हो गया निबंध। लेकिन पर्यावरण पर कोई गोष्ठी हुई और उस पर जो प्रतिक्रिया आई तो ये क्या हो गया, लेख हो गया। तो एक थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। तो डिफरेंस का मतलब मैथ की भाषा में वैसे ही है जैसे आप सेट इस तरह का जो आप, यानी लेख और दूसरा क्या है, निबंध। तो कई सारी चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। बिल्कुल इस तरह का रिलेशन नहीं कि भाई बिल्कुल अलग अलग नहीं, कुछ बातें क्या होंगी, कुछ विचार तो कॉमन होंगे ही, लेकिन पूरी तरह वही नहीं, उसका फोटोकॉपी नहीं। यानी लेख का नेचर अलग होता है और निबंध का नेचर अलग होता है, लेकिन कुछ बातें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। ये तो समझ रहे हैं, मैथ वाला डायग्राम तो समझ ही रहे हैं, है ना। तो एस्से या निबंध क्या नहीं है, तो जीएस का एक्सटेंशन नहीं। जीएस की भाषा, जीएस का जो लैंग्वेज है, जीएस का जो आंसर है वो थोड़ा अलग होता है निबंध से। लेख भी नहीं, तो ये पर्सनालिटी का टेस्ट है, व्यक्तित्व का परीक्षण है, जिसमें लिखित भी हो, मौलिकता भी हो, ज्ञान का विस्तार भी हो। और सूचनात्मक स्तर पर इसका प्रारंभ कब हुआ, 16वीं सदी से, और भारत में 19वीं सदी से। तो और तेज़ी से हम लोग पढ़ते हैं कि भाई आखिर होना क्या चाहिए, निबंध में क्या होना चाहिए, इसको देखते हैं। बिहार पीसीएस में जो निबंध पूछे जाएंगे, बीपीएससी स्पेशल जो है, जो निबंध पूछे जाएंगे वो आपको ज्ञात ही है कि 3 पूछे जाएंगे, जो ओपन फैक्ट है। 100 अंक का 3 पूछा जाएगा, ये 3 पूछा जाएगा 100 अंक का। और ये भी आप जानते हैं कि 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्प होंगे, तो वेल नोन फैक्ट है। यहाँ भी वही होगा, 5, 6, 7, 8, ये 12 निबंध होंगे। तो लगभग आसान ही है, इतने सारे विकल्प तो बहुत हैं। नहीं, अब ये 4 में से कोई एक लिखना है, इसमें से कोई एक लिखना है, कोई भी एक लिखना है, यहाँ से भी कोई भी एक लिखना है। तो एक तरह से बहुत कठिन सी प्रक्रिया नहीं, यहाँ से कोई एक लिखना है। खंड क, खंड ख और खंड ग 3 खंडों में बटा है। खंड क में, खंड ख में और खंड ग में, ये 3 भागों में बटा होगा। उनके लिए ये पहला एग्ज़ाम है और आपके लिए भी पहला है। तो क्वेश्चन सेटर के लिए भी पहला है और आपके लिए भी पहला है। तो वो दिशा निर्देश या प्रेरणा कहाँ से लेंगे, मतलब उनके लिए जो दिशा निर्देश है या जो प्रेरणा का रूप है वो यूपीएससी है। क्योंकि यूपीएससी में कब से है, 1993 से, 1993 से लेकर के आज तक 2023 तक उनके पास क्वेश्चन उपलब्ध है। यूपीएससी का क्वेश्चन उपलब्ध है कब से, 1993 से। क्योंकि सतीश चंद्रा कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था 1988 में, और फिर 1993 से ये शुरू हुई बात। पहले 200 अंकों का, फिर 250 अंकों का यूपीएससी में रहा, 2013 से 250 अंकों का है। तो उनके लिए, बिहार लोक सेवा आयोग के लिए एक रेफरेंस बुक क्या है, यूपीएससी का पूछा हुआ निबंध। कब से कब तक,
1993 से लेकर के आज तक। एक तो ये जितने टॉपिक हैं वो देख जाइए, 1993 से 2023 तक के जितने टॉपिक हैं उसमें से एक दो हो सकता है कि बहुत करंट विषय पर भी हो, उसको छोड़ करके तो सारे टॉपिक आपको क्या करना चाहिए, एक बार देखना तो चाहिए, क्योंकि उतना तो लिख ही नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम हाँ देखना चाहिए कि आखिर वो टॉपिक कहता क्या है और इनकी जो दिशा है वो कहाँ से है। मूर्त विषय से लेकर के अब अमूर्त विषय तक आ गया, यानी धीरे धीरे दार्शनिक विषय तक आ गया, यानी ये जो दिशा है कठिनतर होती जा रही है। यूपीएससी उसको क्या कर रहा है, 2022 का निबंध सब अमूर्त है, लेकिन अगर 1993 का देखेंगे तो अमूर्त नहीं, कम। तो धीरे धीरे यूपीएससी क्या कर रहा है, आपसे और ज़्यादा वैचारिक होने की उम्मीद कर रहा है। यानी सिविल सेवा का एग्ज़ाम अगर आप पहले के क्वेश्चन और पिछले सालों के कुछ 5 साल पहले का, 3 साल पहले का आप देखेंगे और अभी का पिछले वर्ष का देखेंगे तो पिछले वर्ष के जो 8 प्रश्न हैं, 8 प्रश्न चूँकि 2 खंडों में होता है और 4-4 होते हैं, 250 अंक का निबंध है, 125 अंक का, तो उसमें सभी 8 टॉपिक कैसे हैं, अमूर्त है, दार्शनिक है, वैचारिक। लेकिन 1993 में ऐसे नहीं थे, आपका पहला साल है तो इसलिए वो कैसा पूछेंगे, उन दोनों का मिक्सचर पूछेंगे, है ना। इन दोनों का क्या पूछेंगे, कुछ मूर्त पूछेंगे, कुछ अमूर्त पूछेंगे, और तीसरा तो कर ही दिया है क्लियर, ये तो बिहार विशेष पर होगा। इसमें तो इन्होंने क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि हम क्या पूछेंगे और क्यों पूछेंगे। नहीं, चेयरमैन का तर्क है कि हम बिहार के लोगों को क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे, और इसी प्रयोजन से उनको यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे खंड ग में। लेकिन खंड क और खंड ख ये मूर्त और अमूर्त विषयों से जुड़ा होगा निबंध। खंड ग में जो बिहार को प्राथमिकता देंगे तो बिहार की लोकोक्ति पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे, बिहार की लोकोक्ति। बिहार की लोकोक्ति उनको मिलेगी कहाँ से, कहाँ से मिलेगी, बिहार की लोकोक्ति वो कहाँ से उनको मिलेगा, तो बिहार की रचनाओं में मिलेगा। नहीं, यानी वो मिलेगा मैला आंचल में, वो मिलेगा नागार्जुन की रचनाओं में, नहीं वो मिलेगा शिव पूजन सहाय की रचनाओं में। कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा भोजपुरी के लिटरेचर में, वो मिलेगा मैथिली के लिटरेचर में या मगही के लिटरेचर में। इसके जो क्षेत्रीय रचनाकार हैं उनकी किताबों से ही मिलेगा जो चर्चित। नहीं, जो आंचलिक किस्म की रचनाएं हैं, जो क्षेत्रीय किस्म की रचनाएं हैं, तो उनको ये लोकोक्तियाँ कहाँ से मिलेंगी। ऐसा तो नहीं कि भाई एनार्की है कि कुछ भी पूछ देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो महिला अंचल में बहुत सारी लोकोक्तियाँ जो बिहार पर केंद्रित है रचना, नागार्जुन की रचनाएं जो है आंचलिक रूप जो है वहाँ से मिलेंगी। या अगर क्वेश्चन सेट करने के लिए देंगे तो किसी हिंदी के शिक्षक को मिलेगा तो वो भी इन्हीं रचनाओं को देखेगा। लोकोक्ति अगर देखना हो तो कहाँ से देखेगा, यहीं से देखेगा। इसके साथ साथ लोकोक्तियों के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो बिहार की संस्कृति से संबंधित हो, बिहार की विरासत से संबंधित हो, बिहार की कला से संबंधित हो, बिहार के इतिहास से संबंधित हो, बिहार की जो समस्याएं हैं उससे संबंधित हो, इसकी जो संभावना है इससे संबंधित हो। और कुछ एक विषय काल्पनिक भी होगा, काल्पनिक नेचर का, इमेजिनरी नेचर का, यानी 4 में से हो सकता है कि लोकोक्ति और मुहावरा से 2 हों, एक बिहार की संस्कृति कला विरासत संभावनाओं से हो और एक किससे हो, काल्पनिक, इमेजिनरी। तो ये जो 4 टॉपिक है बिहार वाला, उसमें काल्पनिक हो सकता है, जैसे कोई भी काल्पनिक, कल्पना की उड़ान, यदि मैं कुछ भी होता, जो भी होता, पीएम होता, सीएम होता, पक्षी होता, जो होता, ऐसी कल्पना प्रधान, नहीं कुछ भी होता। या हो सकता है कल्पना का हिस्सा कि भाई 21वीं सदी का भारत कैसा होगा, ये भी कल्पना है। 21वीं सदी का बिहार कैसा होगा, कैसे देख रहे हैं आप, इमेजिन कीजिए कि आज से 70-75 सालों के बाद बिहार कैसा दिखेगा। तो इस तरह का इमेजिनरी प्रश्न होगा। तो खंड ग में क्लियर है कि लोकोक्ति और मुहावरों से जुड़ा हुआ
दो होना चाहिए, एक बिहार से रिलेटेड, बिहार की संभावनाएं, विरासत, कला, इससे संबंधित, और एक प्रश्न किससे होना चाहिए, इमेजिनरी, काल्पनिक, कि 21वीं सदी का बिहार कैसा होगा, 21वीं सदी का पर्यावरण कैसा होगा, है ना। अगर ये कहा जाए आज से 100 साल के बाद कैसा देख रहे हैं आप, कुछ प्रकृति में चेंज देख रहे हैं या सब कुछ वैसे ही होगा, नहीं, समाज कैसा होगा, यदि मैं पीएम होते, सीएम, जो भी है इमेजिनरी। अब इसमें बिहार वाले मुद्दे में आसान सबसे कहाँ से लिखना होगा, ये वाला तो जीएस में आप तैयार करते ही हैं, ये पढ़ते हैं जीएस में, नहीं, ये तो सबको ही पढ़ते हैं, 2 पेपर है ही जीएस का, जिसमें ये तो जीएस का पार्ट है, और जीएस से मदद मिलेगी भी, कला और संस्कृति से, बिहार की समस्याओं से, ये सब तो पढ़ते ही हैं आप, बाढ़, सूखा, भूगोल पढ़ते ही। और ये इमेजिनरी है, तो अगर अंकों का ध्यान रखा जाए कि हमको बेहतर अंक कहाँ मिलेंगे, तो इस पे तो कम मिलेंगे, ये वाला कोई लिखेगा विद्यार्थी, और वैसे ही जीएस की तरह से लिखे, हालांकि लिखना सबसे आसान है, लेकिन अंक कैसे मिलेगा, क्योंकि सबको आप देखते ही हैं, कोई कॉपी 5 कॉपी देख लीजिए मौर्य कला पर, 5 विद्यार्थी से लिखवाइए, नहीं, कौन सा आप अलग कर लेंगे, नहीं, मिथिला पेंटिंग पे 5 लोगों से लिखवाइए और कॉपी देखिए, नहीं, कॉपी में भिन्नताएं बहुत कम मिलती हैं, वही बातें वैसे ही फैक्ट्स, नीरस, आप ही को कॉपी जांचने के लिए दिया जाए तो आप ही नहीं जांच पाएंगे, 5 कॉपी देखने के बाद आपको लगेगा कि छठा में यही सब बात होगा, नहीं, कुछ आरेख, कुछ चित्र बना लेंगे तो सब बच्चे बनाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि जो प्रीलिम्स पास किया है वो सब हाथ पर हाथ धरे क्या रहेगा, बैठा रहेगा, तो इसमें तो कोई अंतर दिखेगा ही नहीं। हाँ, इसमें अंतर दिखने के लिए फिर उसको साहित्य का सहारा लेना पड़ेगा, कविताओं का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ फिलॉसफी का सहारा लेना पड़ेगा, तब फिर ये भी कठिन मेहनत की मांग करता है। जैसे अगर हम मौर्य कला पर या संस्कृति पर या बिहार की कलाओं पर ही लिखें, तो फिर उसमें नया करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कहीं न कहीं साहित्य का, दर्शन का, इतिहास का, संविधान का, अब ये सब कोई विद्यार्थी सहारा लेगा तब कुछ नयापन ला सकता है। केवल जीएस के भरोसे रहेगा तो कॉपियाँ क्या हो जाएंगी, नीरस हो जाएंगी, और जैसे ही नीरस कॉपी हुई तो आपसे बहुत सुंदर राइटिंग करेंगे, तब भी 100 में 50 से ज़्यादा अंक नहीं मिलने वाला। 100 में यदि आप चाहते हैं कि 60 प्लस अंक मिले तो इस पोर्शन को भी क्या करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, तब मिलेगा, क्योंकि हर विद्यार्थी उतना ही लिखेगा, कमोबेश, ज़्यादा से ज़्यादा 5% का डेविएशन हो सकता है, लगभग मैटर सबके पास है, तो इसमें कुछ नया करने के लिए और मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। और मेहनत किस दिशा में, फैक्ट्स की तरफ नहीं, नहीं, कोई मिथिला पेंटिंग का 5 कलाकार का नाम ज़्यादा लिख देगा, इससे कोई मतलब नहीं बनता, फिर तो क्या है, वो केवल फैक्ट्स हैं, तो उसको कुछ देखना पड़ेगा कि अलग अलग, हो सकता है कि रामचरितमानस में कुछ बातें हों, कुछ नई बात जोड़नी पड़ेगी। अब रह गया कि कल्पना वाला, ये बहुत कठिन है, इसमें खतरे बहुत हैं, खतरे अधिक। अगर पूरा निबंध को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कठिन कौन सा निबंध है, हाँ, इमेजिनरी वाला। इतने खतरे हैं इसमें कि अगर ज़्यादा पॉजिटिव लिखेंगे, नहीं, अगर ये अधिक लिखेंगे तो आदर्श दिखेगा, लगेगा कि तो विद्यार्थी धरती पर है ही नहीं, कल्पना प्रधान दिया गया है तो कल्पना की उड़ान में ही है, नहीं, भाई मेरा बिहार 21वीं सदी में, 22वीं सदी में कैसा होगा, तो सब शिक्षित होंगे, नहीं, सब संपन्न होंगे, गरीबी मिट जाएगी, जातिवाद मिट जाएगा, तो क्या ये मिट जाएगा, इसका मतलब है कि विद्यार्थी कपोल कल्पना में ही ज़्यादा है। अगर कुछ बुरा लिखेंगे तो वो भी गलत है, क्या हम संभावनाशील नहीं है क्या, नहीं। अब सबसे अगर पूरे खंड में कहा जाए कि सबसे कठिन निबंध कौन सा होगा, अंक के ख्याल से, लिखने के, मेरा ध्यान लिखना नहीं, मेरा ध्यान किस पर है कि अधिक अंक मिले उस पर, तो ये सबसे चुनौतीपूर्ण, ये वाला, यदि मैं पीएम होता, यदि मैं पक्षी होता, जो भी है, ये सबसे कठिन है और सबसे चुनौतीपूर्ण है। तो अगर अंकों को ध्यान में रखा जाए तो काल्पनिक निबंध, जो मेरी अपनी सलाह है कि ये न लिखा जाए, क्योंकि इसके पास इसमें फैक्ट्स भी कम हैं, और दूसरा कि
खतरे अधिक हैं, पॉजिटिव लिखा जाए तब भी खतरे हैं, नेगेटिव लिखा जाए तब भी खतरे हैं। और दोनों का संतुलन बनाए तो आपके पास कुछ फैक्ट्स का आधार भी होना चाहिए। तो ये जैसे कुछ होता ना कि किसी चीज़ को छोड़ दिया जाए, तो मेरा अपना सजेशन है कि ऐसे निबंधों को क्या किया जाए, न लिखा जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें आप कोई भी जस्टिस नहीं कर सकता, न कोई शिक्षक, न कॉपी जांचने वाले को ही दे दिया जाए तो वो भी, हाँ, अंक काटने के लिए तो सही है कि भाई कोई भी काट लेगा, कोई भी चेक कर लेगा, लेकिन उसी को कहिए कि भाई आप लिख दीजिए कि इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, इसका मॉडल आंसर क्या होगा। तो हमको नहीं लगता है कि जो उपलब्ध विकल्प हैं कोई भी इसका बेहतर आंसर का मतलब मोर देन 60% अंक। बेहतर आंसर का मतलब 40% अंक नहीं, 50% अंक नहीं। बेहतर आंसर का मतलब क्या है कि ऐसा लिखा जाए कि ओपन रूप से भरोसा रखा जाए कि मोर देन 60% अंक इस पर मिल जाएंगे, तो इसको छोड़ा जाए। अब रह गया कि इस पर तैयारी की आवश्यकता है। अब इसमें सबसे आसान लोकोक्तियों वाला ही होगा अंकदायी के हिसाब से, कि अगर खंड ग में देखा जाए कि सबसे आसान पार्ट क्या होगा, जो लोकोक्तियां हैं उस पर लिखना तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आसान होगा। फिर ये तो फैक्ट्स इसमें है ही, जो आपकी तैयारी का पार्ट है। लेकिन अगर निबंध के ख्याल से इसको तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा और का मतलब लिटरेचर का पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट, ऋग्वेद उपनिषद से कुछ उदाहरण, कुछ फिलॉसफी से उदाहरण, तो उस कला में या उस संस्कृति के पक्ष में जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या तैयारी करनी है, कम से कम 20 लोकोक्तियों को थोड़ा थोड़ा देख जाइए और 10 तो तैयार अच्छे से कर जाइए। यानी खंड ग में आपको क्या करना है, 10 लोकोक्तियाँ कम से कम 700-800 शब्दों में लिख लें, उसका आंसर प्रैक्टिस कर लें, और 2-3 सवाल यहाँ से। तो इसका मतलब है कि 12-13 सवाल अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न कम बनते हैं, तो 12-13 सवाल कर लेते हैं तो खंड ग आपका क्या हो जा रहा है, कंट्रोल में। यानी आपके तैयारी के पार्ट में जहाँ पर आप 60 से अधिक अंक ला सकते हैं। यानी कम से कम 10 लोकोक्तियाँ, जानना तो ज़्यादा है लेकिन लिखना कम से कम 10 पर, और 2-3 सवाल बिहार पर। और इसको तो मुझे लगता है कि हाँ, कोई न लिख सकता है, मैं बार बार कर रहा हूँ, लिख सकता है मतलब 60% से अधिक अंक वाला। नहीं तो बचपन से तो लिखते ही रहे हैं, यदि मैं पक्षी होता। नहीं तो बचपन में तो अंक मिल ही जाते थे, लेकिन अब अंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब आप डीएसपी हैं, अब आप एसडीएम हैं, और उस रूप में आप लिख रहे हैं कि यदि मैं बिहार का सीएम होता या जो भी, तो ये फिर कठिन है बहुत, मेरे हिसाब से कठिन। वो बता रहे हैं खंड ग से जो मेरा अपना आकलन है कि प्रायोरिटी या प्राथमिकता किसको दें, लोकोक्ति को, कम से कम 10। इसका प्रिपरेशन चाहिए, प्रिपरेशन का मतलब 800 शब्द होना चाहिए, सब लिखा होना चाहिए, और कम से कम 20 ऐसे हो जिसकी जानकारी हो, क्योंकि इसी 10 के आधार पर ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैटर तो कमोबेश जो उदाहरण है वो मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो पहले प्राथमिकता इसको दिया जाए, फिर उसके बाद बिहार विशेष पर इस पर कम से कम 4 या 5, और कल्पना वाला ये आप छोड़ दीजिए, इसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे निबंधों पर ऊर्जा लगाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई आइडियल निबंध मिलेगा नहीं आपको, कहीं कोई किताब में नहीं मिलेगा, है ना। और कोई टीचर लिखवा दे आपको बैलेंस्ड वे में, ये बहुत कठिन चुनौती, आसान नहीं है। जो आपको 60 अंक क्या कर दें, दिला दें, तो इसको छोड़ देना, मतलब आप इसको डिलीट कर सकते हैं कि ऐसे निबंधों पर न जाया जाए। तो ये दोनों तैयार कर लीजिए, यानी कम से कम 10 यहाँ और 2-3 यहाँ, 12-13 निबंध यहाँ पर तैयार होना चाहिए। अब रह गया कि इन दोनों में मूर्त और अमूर्त पूछे ही जाएंगे, मूर्त और अमूर्त निबंध पूछे जाएंगे। और इसके लिए अगर बहुत साधारण अंतर कहा जाए तो अगर कोई निबंध आपने बचपन में पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी पर निबंध आया, तो ये मूर्त विषय बहुत पढ़ा है आपने। लेकिन ये कहा जाए कि गांधीवाद, तो ये क्या हो गया, अमूर्त हो गया। अगर हम ये निबंध पूछें कि भौतिक गांधी को मारा जा सकता है, वैचारिक गांधी को नहीं,
तो ये निबंध क्या हो गया? अब यहाँ पर आपको गांधी की जीवनी नहीं लिख सकते। आप लिख सकते हैं? ये बिल्कुल नहीं लिख सकते, इसका स्पेस ही नहीं। गांधी का जन्म कब हुआ और क्या क्या जीवन परिचय है उनका या कार्य परिचय है, ये यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता। यानी जीवन परिचय या उनका कार्य परिचय, ये मुश्किल से 2% है हिस्सा। गांधी के विचार कितने हो जाएंगे? विचार हो जाएंगे 98%, और उसका जो रेलिवेंस पार्ट, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि 10% क्या हो, जीवनी ही लिख दें आप। ये गांधी का जो टॉपिक है उसमें क्या है, अब गांधी का जीवनी कोई इसमें लिखने लगेगा तो इसका मतलब है कि वो फिर गांधीवाद। अब इसको और बदल दें, भारतीय संस्कृति और गांधीवाद, ऐसे सवाल कर दें, भारतीय संस्कृति और गांधीवाद, तो ऐसे टॉपिक किए जा सकते हैं। अगर हम कहें कि अनुशासन का महत्व, तो अब ये मूर्त टॉपिक, सबको पता है डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन अगर हम ये कह दें अमूर्त में कि किसी संस्था का चरित्र जानना हो, संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व से व्यक्त होता है, तब ये क्या हो गया? अमूर्त हो गया। तो जो सामने दिखाई दे रहा है टॉपिक ज़्यादा स्पष्ट है। मूर्त मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष, जो सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जिसको लिखने में, जिसको समझने में थोड़ा क्या लगे, हाँ थोड़ा घुमा फिरा के आप समझ रहे हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं, तब वो चीज़ें क्या हो गई? अमूर्त हो गई। अब इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए यूपीएससी का बस एकमात्र ध्यान रखिए कि 1993 से लेकर के 2022 तक के जो निबंध हैं, एक बार उसको देख लीजिए और कुछ जो मुद्दे उसके आधार पर आप तैयार कर लीजिए। जैसे मान लिया, और इस पोर्शन में कम से कम 20 निबंध 800 शब्दों में, हाँ आप तैयार कर लीजिए, 800 से ज़्यादा भी, लगभग 1000 शब्दों में। जैसे कि अगर कहा जाए तो नारी संबंधित मुद्दे पर कम से कम 2 निबंध। अब नारी संबंधित मुद्दे पर 1993 से 2022 तक देखेंगे तो कम से कम 10 निबंध होंगे, 10 या 15 के बीच होंगे, इतने निबंध होंगे नारी संबंधी। 1993 से लेकर के 2022 तक के अगर निबंधों को एक जगह लिखिए कि नारी संबंधित निबंध कितने, तो आपको कितने मिल जाएंगे? 10 से 15। लेकिन उसमें कई बार रिपीट होंगे, उसमें से चुन करके आपके पास 2 निबंध पर प्रैक्टिस कर लीजिए, तो एक ये पकड़ में आ जाएगा। दूसरा अगर कहा जाए कि पर्यावरण पर, इससे संबंध भी 2 निबंध तैयार कर लीजिए, और इसमें पूछा गया होगा यूपीएससी में, ये भी 10-15 पूछे गए होंगे, जिसमें से फिर से आपको कितना करना है? 2 निबंध करीब 1000 शब्दों में तैयार कर लेना है। तीसरा, अगर शिक्षा पर कहा जाए, शिक्षण व्यवस्था है, इस पर भी कई निबंध पूछे गए। चौथी बात, जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं, उस पर भी कई पूछे गए होंगे। जैसे मान ली बेरोजगारी से जुड़ा हुआ पूछा गया होगा, युवा आक्रोश से जुड़ा हुआ पूछा गया होगा, आतंकवाद से जुड़ा हुआ पूछा गया होगा, तो इन समस्याओं से भी जुड़ा हुआ पूछा जाएगा। 5वां टॉपिक हो सकता है भारत की जो जनसंख्या है, और हम लोग टॉप पे आ जाएंगे, नहीं, हाँ आ गए हैं, आपके मुख्य परीक्षा तक आते आते तो आ ही जाएंगे, है ना, प्रथम स्थान होंगे। तो जनसंख्या संसाधन है, बोझ है, इसकी क्या संभावना है, इस पर भी तैयारी एक होनी चाहिए। छठा, जो आर्थिक समस्या है, जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, जो गरीबी अमीरी का अंतर है, बहुत लिखा गया है इस पर, जो गरीबी अमीरी का जो डिफरेंस है, इस पर। 7वां, भारतीय संस्कृति, और इस पर भी जुड़ा हुआ कम से कम 10-12 संस्कृति सभ्यता, इससे जुड़ा हुआ कुछ निबंध पूछा गया होगा। वो देखना पड़ेगा कि 1993 से लेकर के 2022-23 तक जो पूछे गए हैं, तो 1-2 निबंध इस पर। 8वां, धर्म, सहिष्णुता, सांप्रदायिकता, इन सब मुद्दों पर पूछा गया, तो 1-2 निबंध इस पर तैयार रखिए। यानी आपको एक रेंज लीजिए कि इस रेंज का जो निबंध होगा उसमें हमारी तैयारी कैसे होगी। 9वां, जो नैतिकता है, सत्यनिष्ठा है, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जो लेसन है, इससे संबंधित कई सारे निबंध। और फिर इसके अलावा कुछ साहित्यिक निबंध होंगे, साहित्यिक निबंध भी, साहित्य समाज का दर्पण है, दीपक है, साहित्य और संस्कृति साहित्य में सुरक्षित रहता है, इस तरह के निबंध, यानी संस्कृति और साहित्य
संस्कृति और साहित्य, एक दो निबंध इस पर, एक दो निबंध करंट पर, करंट डेवलपमेंट, जिसमें G20 की बात, तो ये सब चीज़ें जो करंट वाला मुद्दा है, एक इस पर तैयारी होनी चाहिए। और कम से कम 12वां टॉपिक 5 कम से कम दार्शनिक पहलू, दार्शनिक निबंध बहुत सारे हैं जो वैचारिक, तो ऐसे निबंध 5 होने चाहिए। तो ये सब अगर करेंगे कम से कम, यानी इस पोर्शन में, यानी खंड क और खंड ख में, अगर इस सब रेंज से लेकर के 20 निबंध अगर आप तैयार करते हैं, तो जैसे जब शब्द बोलते हैं तो सत्य मौन हो जाता है, सत्य सिखाया नहीं जाता, जिया जाता है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है ना। तो ये सब जो निबंध हैं, ऐसे कम से कम 5-6 जो फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही वैचारिक हैं, जो इस रेंज में नहीं आते, जो बाकी 11 टॉपिक हैं उसमें वो नहीं आते, है ना, उससे थोड़े क्या हैं, भिन्न। तो उसमें अब इसमें मूर्त और अमूर्त दोनों विषयों पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और कम से कम 5 दार्शनिक वैचारिक जो निबंध हैं उसकी तैयारी। और इसमें देखना है कि हर व्यक्ति का एक अपना टेस्ट है, हर व्यक्ति का अपना एक पॉजिटिव पॉइंट है। किसी को हो सकता है कि साहित्यिक निबंध में रुचि हो, किसी को हो सकता है दार्शनिक निबंध में रुचि हो, है ना, किसी ने हो सकता है कि शिक्षण व्यवस्था इस पर अच्छी तैयारी की हो। हाँ, इस पर जिसने तैयारी की हो तो फैक्ट नहीं, मतलब तथ्य के साथ साथ उसमें क्या चाहिए, हाँ, विचार भी चाहिए। तो इस तरह से निबंधों की प्रैक्टिस करना है। तो ये हम लोग करेंगे एक एक तरीके से, एक एक करके। तो कम से कम कितने निबंध हो गए, हाँ 20 और 10, मतलब कम से कम 10 खंड ग में, हाँ 30 निबंध अगर आपने तैयार कर लिए तो ये तैयारी। अब जो अच्छे निबंध हैं इसमें कौन कौन सी गुण, कौन कौन से क्वालिटी होने चाहिए कि आखिर 60% से अधिक अंक। हाँ, तो इसलिए तो आप यहाँ हैं, वो तो हम भी तो तैयार कर रहे हैं। नहीं, आपकी तैयारी की सुविधा के लिए हम लोग भी तो तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कि नहीं। हमारी कॉपी भी देखिए ये सब भरी हुई है, हम भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसी ऐसी 5 कॉपियाँ भरी हुई सब है ना कॉपियाँ। तो हम भी विद्यार्थी के रूप में आपके लिए क्या कर रहे हैं, अब हमको तो एग्ज़ाम देना नहीं, लेकिन तैयारी तो आपको भी करना है। और कम से कम 15 निबंधों की किताब हमको भी पढ़नी है, कोई एक टॉपिक बताने के लिए, है कि नहीं। अगर हम नहीं पढ़ पाते तो केवल बात बनाएंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, फिर हम कहेंगे कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, भूमिका ऐसे लिख दो, है ना, तो वो तो करेंगे। जाल ज़्यादा बड़ा फैलाएंगे, उसमें मछलियाँ फंसेंगी ही नहीं, फंसेंगी कि नहीं, फंसती ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि शिक्षक को भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप जहाँ भी जाएं, जहाँ भी पढ़ें, टीचर को ज़रूर कहें कि वो 800 शब्द लिखवा दे, बात न बनाए। जाल फैलाना आसान है, नहीं है कि नहीं। कहने का मतलब कि शिक्षक भी लिखवाए, भाई वो भी विद्यार्थी बन जाए। क्योंकि ये बात हम कई बार मैंने कहा है कि विद्यार्थी के 2 गुण हैं। क्या गुण है, एक तो ज्ञान हासिल करे और दूसरा ज्ञान की प्रस्तुति, यानी लेखन शैली, यानी राइटिंग स्किल, यानी सृजनात्मक लेखन, नहीं, यानी इसी को आप क्या कहते हैं, विषय के साथ निकटता, इसी को कहेंगे मौलिकता, इसी को कहेंगे रचनात्मकता, इसी में शुद्धता, वर्तनी, इसी में लिखावट, राइटिंग की सुंदरता, नहीं। और एक ज्ञान, अगर ये पक्ष कमज़ोर है, ये पक्ष क्या है, कमज़ोर है, मान लिया कि इसकी 60% अहमियत, इसकी अहमियत 40%, या कहीं 50-50,
नहीं, हम इसको बढ़ाते रहते हैं, रोज ही पढ़ते हैं 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, हर विद्यार्थी पढ़ता है अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप। इस पर कम ध्यान देता है। नहीं, अगर ये दोनों का संतुलन हो जाए, दोनों का संतुलन हो जाए तो आप पास कर जाते हैं। फिर आप क्या हो जाते हैं? आप बन जाएंगे एसडीएम, आप बन जाएंगे आईएएस, जो भी बनना है बन जाएंगे, बन जाएंगे। केवल ये बढ़ाने से तो बनेंगे नहीं, ये बढ़ाने से फिर टीचर बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे आप? क्योंकि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका भी ये होता तो पास कर गए होते। जितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका ये कमजोर रहा, भाई वो भी तो कभी एग्जाम दे रहे थे। नहीं, जीवन की प्रक्रिया में जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं वैसे ही एग्जाम दे रहे थे। 90 के दशक में भी दे रहे थे, 2000 के बाद 2010, नहीं 2015, वो लोग अभी शिक्षक हैं ना जो सब फेल कर गए हैं। ये फेल क्यों कर गए हैं? ये तो कमोबेश बढ़ाया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है? इसको 3 महीना बैठेंगे, 4 महीना बैठेंगे, ये 4 माह बैठेंगे तो आप हिंदी साहित्य पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ लेंगे, नहीं भूगोल पढ़ लेंगे, जीएस और पढ़ लेंगे, जीएस का ज्ञान हासिल कर लेंगे। ये हासिल करने में आपको क्या लगेगा? वक्त लगता है। और ये कमज़ोर है तो सिलेक्शन तो होगा नहीं, इसको बढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, दोनों का जब तक संतुलन नहीं होगा, जिसमें शुद्ध लिखना, साफ लिखना, मौलिक लिखना, कंस्ट्रक्टिव लिखना, नहीं लेखन का जो मैनेजमेंट है, तो इसलिए आज भी जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका आज भी ये कमज़ोर है। नहीं, क्योंकि उनका ये तो बढ़ा है, ये तो अभी भी कमज़ोर है। उनको कहिए कि लिखवाइए जी, ये वाला लिखवाइए तो क्या हो जाएंगे? पीछे हट जाएंगे। कई लोग शिक्षक तो मोहर बनवा लिए हैं, ठीक लिखा है मोहर लगा देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसमें वर्तनी की गलती हो जाए। शिक्षक लिखने से डरते हैं, हो सकता है हम ही गलत लिख दें। नहीं, इसलिए ज़्यादातर कॉपी चेक कैसे होती है? सही लिखा है, यहाँ सुधार कर लो, नहीं यही होता है ना। उन्हीं को कहिए कि ज़रा ये उसी में कॉपी में ही, जो कॉपी टेस्ट सीरीज का है, उसमें 10, 20, 50 लाइन खुद भी तो लिखो भाई। जहाँ जहाँ हमको कमी लग रही तो वहाँ लिखना चाहिए ना कि यहाँ पर कि थोड़ा सुधार कर लें, तो इससे सुधार हो जाता है क्या? हाँ, 50-50 भी कर सकते हैं मतलब। हाँ, नहीं 50-50। हाँ, अब ये घटाइएगा तो लिखिए क्या? नहीं नहीं, आपके पास सामग्री, ये तो इंग्रेडिएंट है। जैसे भोजन में कोई रसोइया बनाता है तो ये क्या है? इंग्रेडिएंट है, यानी जो कुछ तत्व हैं आपके पास, कुछ मैटर हैं आपके पास। नहीं, मान लीजिए आपके पास मैटर है कि हमको शाही पनीर जी बनाना है, सब रखा हुआ है, और ये बनाना है और परोसना है। ये क्या है? बनाना और परोसना है। तो बनाना और परोसना भी बेहतर होना चाहिए। ज्ञान है, अब उसको आप बढ़िया से लिख ही नहीं पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्रमबद्ध नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये सब आपसे अपेक्षा की जाती है कि भाई आप क्रमबद्ध लिखिए। एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से क्या हो, अटैच सा लगे, मौलिक लिखें, तो ये पक्ष बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये थोड़ा कम भी, इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत कम जान के भी किसी को अच्छा लिखने आता है तो वो पास कर जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि आदमी तो कम जानता था, हम ही इसको पढ़ाए थे। कई आपको लगेगा कि हमने ही इसको क्या किया था, पढ़ाया था। तो पढ़ाया था तो यही ना किया था आपने, उसके पास तो मौलिक है ही, जिसको लिखने आता है, तो इसको एक कम भी होगा तब भी वो क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। और कई लोगों की इतनी सुंदर राइटिंग होती है और इतनी अच्छी लेखन कला होती है कि वो कम जानकारी में भी क्या कर लेते हैं, है ना। विषय से निकट रहिए, जो लिखा भी रहता है, जो इंस्ट्रक्शन रहता है, निबंध में भी ये इंस्ट्रक्शन रहता है। निबंध में क्या रहता है, निर्देश दिया रहता है, पढ़िए आप निर्देश। यूपीएससी का जब निबंध, उसमें निर्देश दिया हुआ है कि भाई मौलिकता को, और आपके बीपीएससी के चेयरमैन ने भी कहा कि हम मौलिकता को और मौलिक लेखन को क्या देंगे,
प्राथमिक। मौलिक लेखन का मतलब क्या? प्रस्तुति से है। बाकी फैक्ट तो सबके पास है, कुछ कम या ज़्यादा, और लगभग औसत रूप से बराबर ही होता है। अंतर यही होता है, और इसलिए कोई व्यक्ति बाद में चल के क्या बन जाता है? टीचर बन जाता है। क्योंकि सबने दिया है 4-5 बार, ऐसा नहीं जैसे आप देते हैं 5 बार। तो किस टीचर ने नहीं दिया है 5 बार एग्जाम? 90 के दशक के टीचर से लेकर के अभी तक के जो नए नए नवोदित टीचर हैं वो भी तक सब लोगों ने 5 बार से कम एग्जाम नहीं दिया होगा, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मार्क्स कम आए होंगे, ये बढ़ता गया होगा। ये तो बढ़ाया ही जा सकता है, ये तो कोई भी बढ़ा सकता है। 3-4-6 महीना कोई बैठेगा तो नया विषय सीख लेगा। आप ही को कहा जाए कि आप अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल के हैं तो हिंदी ऑप्शनल 5 महीने में तैयार हो सकता है कि नहीं? लेकिन ये इसको तैयार करने में क्या होता है? वक्त लगता है। भाषा एक दिन में नहीं सीख सकते। लेखन शैली के लिए धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा। इसलिए लोग लिखने से बचते हैं। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, लिखने से डर लगता है। अब लिखने के बाद अब चुनौती आती है, ये चुनौती आती है कि भाई हम भूमिका कैसे लिखें, या जो भी कई सारी बातें हैं, हम निष्कर्ष कैसे लिखें। अब इससे तो डर लगेगा ही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज्ञान का प्रबंधन नहीं, क्योंकि ये तो रहेगा तभी तो ये लिखेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा कम हो, थोड़ा ज़्यादा हो। तो अब लिखने का मैनेजमेंट कैसे करना है, यानी आपको भाषा, आपके शब्दों का मैनेजमेंट। तो लिखना जरूरी, बिना लिखे नहीं पास करेंगे। और कम जानकारी भी रखिए और लिखने आ रहा है, यानी आप लिखने से डर नहीं लग रहा है अंदर से। और इसलिए सामान्यतः 95% लोग, टीचर लोग भी केवल ये कहेंगे कि लिखना चाहिए। उन्हीं को कहिए कि जरा लिखिए ना, आप लिखवाइए कैसे भूमिका लिखते हैं। उनको कहिए तो वो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि उनका पता है कि विद्यार्थी जीवन में उनका क्या रहा है, ये कमज़ोर रहा है। तो इसलिए वो बाँचेंगे, वो थोड़ा जाल फैलाएंगे। और ये जाल फैलाने में इतने लोग माहिर हैं, नहीं, और हर दुनिया में मिल जाएंगे, हर फील्ड में मिल जाएंगे, और वो सक्सेसफुल भी हैं। जो ज़्यादा जाल फैलाते हैं वो क्या हैं, वो हर क्षेत्र में, चाहे वो अर्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, नहीं, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, है ना। जो जाल फैलाने में माहिर हैं, तो जाल फैलाने वाले को जब ये कहिएगा तो क्या हो जाएंगे, अपना जाल थोड़ा समेटेंगे कि नहीं जी आप थोड़ा लिखिए और हमको लिखवाइए 1-2 निबंध। तो समस्या आती है। अब हम लोग देखते हैं कि भूमिका और निष्कर्ष की बात, जो सामान्यतः केवल निबंध में नहीं, किसी भी प्रश्न में ये 3 पार्ट होता ही है। ये तीसरा पार्ट निष्कर्ष का होगा, और दूसरा पार्ट क्या होगा, जो यानी जो आंसर पार्ट। ये तो परिचय का पार्ट, ये तो इंट्रोडक्शन का पार्ट। आंसर पूरी तरह से कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, जो मेन बॉडी है उसमें। और निष्कर्ष तो ये है कि भाई अब विदा ले रहे हैं आपसे। और भूमिका वो है जो आप पहली बार क्या हो रहे हैं, परिचय ले रहे हैं, परिचय कर रहे हैं। और उत्तर कहाँ से डिसाइड होता है, ये वाला हिस्सा उत्तर डिसाइड करता है। तो भूमिका का मतलब यानी इंट्रो का मतलब है, इंट्रो का मतलब है कि आप परीक्षा हैं, परीक्षक, परीक्षार्थी हैं, और दूसरा व्यक्ति क्या है, परीक्षक, जो कॉपी जांच रहा है। और ये है परीक्षा, नहीं कैसी इच्छा है, दूसरे की इच्छा पर निर्भर है। आपका अंक किस पर निर्भर है, नहीं, ये आपकी इच्छा नहीं है। अंक कौन दे रहा है, ये आदमी दे रहा है। नहीं, अब इस आदमी को लगना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है योग्य है, नहीं। यानी आपको लेना है 200 अंक, 200 अंक लेना है। किसी को हो सकता है 180 अंक लेना हो, किसी को 210 अंक लेना हो, किसी को हो सकता है 120 अंक भी लेना हो। अब आपकी इच्छा है कितना लें, नहीं, है ना। हर आदमी अपना
प्रतिदिन कर रहे हैं, प्रतिदिन लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं। ठीक, किनको मतलब जो जिनको दिखाते वो देखते भी हैं, तो देखते हैं नहीं। हाँ, फिर जाल फैला, जाल में फंसे हुए हैं। नहीं, मतलब कोई भी हो, कहीं भी आप लोग तो ग्रेजुएट हैं, तर्क बुद्धि भी है, और आपको पता भी है कि आपको एग्ज़ाम निकालना है ना। तो आप ये भी नहीं कर रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, उम्मीद पे जी रहे हैं। मतलब आपको तो वस्तु स्थिति पे रहना पड़ेगा। छात्र हैं तो क्या है, सजग हैं, कल आप एसडीएम बनिएगा, तो एसडीएम बनिएगा तो तार्किक तो सोचिएगा ही नहीं। जो असिस्टेंट कॉपी जांच रहे हैं तो वो कितने योग्य हैं, और फिर वो देख भी रहे हैं कि नहीं कि ठीक है सुधार कर लें। ये सब जो कोड वर्ड है इसी भ्रम जाल में है। समझ में आई बात? हाँ, तो उससे अच्छा है कि उनको न दिखा करके आप अपने ही दोस्त को पहले तो अपने ही देखिए। मान लिया कोई विकल्प नहीं है तो सेल्फ को, मान लिया कि आपने आज लिखा है, 10 दिन के बाद अपनी ही कॉपी को देखिए, अभी मत देखिए, 1 हफ्ते के बाद देखिए, आपको पता चल जाएगा कमियां, आप स्वयं कमियां निकाल देंगे, है ना। फिर किसी दोस्त को दीजिए। अच्छा, संतुष्टि तो नहीं, तो फिर वहाँ भी अब मान लिया कि वो व्यक्ति, हाँ मान लिया कि उन्हीं को, तो उनको कहिए कि कम से कम हाशिया जो होगा वहाँ कुछ वो लिखते होंगे। नहीं, निष्कर्ष अरे तो मतलब निष्कर्ष वो 2 लाइन लिख दें। अगर नहीं वो लिखते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ मत कॉपी चेक कराइए, फिर आप जाल में फंसे हैं। भूमिका अच्छा लिखा है तो 2 लाइन तुम ही क्यों नहीं लिख देते हो कि भूमिका, नहीं तो मार्केट जाल है। लेकिन आपको तो इस जाल से निकलना है कि इसी में रहना है, कि अंततः शिक्षक बन जाना है। अंततः क्या बन जाना है भाई? इसमें तो बेरोजगारी है नहीं, शिक्षक बनने में है, पर्याप्त तो वैकेंसी है है कि नहीं? इसमें तो कोई बेरोजगारी नहीं, कोई भी शिक्षक बन सकता है कि नहीं? इसमें कोई बेरोजगारी है ही नहीं। ठीक है, और फिर शिक्षक बन करके जो आपके साथ हुआ है, फिर आप भी जाल फैलाइए, है ना, है ना। तो कहने का सेंस कि जैसे ही कोई ये कहता हो, देखिए 2 तरह का टेस्ट होता है, टेस्ट पर, है ना, कई आयाम है इसके। तो जो मेरा विचार है, जब कई बार आप प्राथमिक स्थिति में होते हैं, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक दौर में, मतलब पहले फेज में है, ये फेज 1 है आपका, प्राथमिक दौर में है ना, फर्स्ट दौर में। तो फर्स्ट दौर में आप क्या कीजिए, प्राथमिक दौर में है तो जैसे आप चेक करा रहे हैं वैसे कराइए, ये ठीक करें, भूमिका ऐसे लिख दें, तब वो सही है कि चलिए कोई भी टीचर जांच रहे हैं। ये प्राथमिक दौर है। लेकिन अंतिम दौर तक जहां आप टेस्ट दे रहे हैं, जहां फाइनल है, यहाँ अगर वैसे टीचर के साथ हैं तो आप सेल्फ सुसाइडल काम कर रहे हैं। नहीं, फिर वो कैसा है, मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। यहाँ आते आते तो एक ऐसे टीचर की आवश्यकता है जो आपकी कॉपी में भूमिका भी लिख दे, वो निष्कर्ष भी लिख दे। यानी कम से कम अगर आपने 800 शब्द लिखा है तो 80 शब्द वो भी लिखे। 80 शब्द काम टीचर का लिखना है मिनिमम। अगर ये ऐसी कॉपी नहीं चेक हो रही, ये तो प्राथमिक दौर का ऐसा है कि चलो आप सीख रहे हैं, जैसे बच्चा अभी सीख रहा है तो थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे दिया, समझा दिया। लेकिन अगर आप फाइनल दौर में हैं और कहीं भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो भाई कम से कम 100 शब्द टीचर भी लिखें। क्योंकि लिखेगा तो उसे बरतने की गलती होगी, लिखेगा ही नहीं। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में उसने ही नहीं लिखा है, उसको डर लगेगा लिखे क्या नहीं। तो अगर ये नहीं कर रहा है तो वहाँ आप टेस्ट मत दीजिए। ये वाला प्राथमिक तो आप अपने मित्र से दिखा सकते हैं, किसी से भी दिखा सकते हैं, लेकिन लास्ट तक पहुँचते पहुँचते भी ऐसे ही लोगों से आपका वास्ता पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप कोई टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, भ्रम में पड़े हुए नहीं। तो वैसे लोगों को तलाशिए कि जो उसमें क्या करें, आपकी कॉपी में लिखे, केवल टिक कर देना, ये कर दो वो कर दो नहीं। अब इसके लिए आपको, चाहे वो कोई भी टीचर हो, बड़े नाम वाला हो छोटे नाम वाला हो, जो भी हो, कम से कम उसको लिखने की ताकत, हो सकता है कि कोई
नया ही टीचर अच्छा जानता हो, अच्छा लिखता हो सकता है। ठीक, तो ये वाला हिस्सा है कि इस फेज में यहाँ तक आते आते आपको अपनी कमियों की बात होनी चाहिए कि भूमिका जो आपने लिखा हो सकता है कोई नई बात वो बताए, शिक्षक कॉपी में लिखे। अब चूंकि शुरुआती दौर है, प्राथमिक फेज है, तो जैसे भी जो भी मिलते हों उनसे लाभ लीजिए। लेकिन जब आप मैच्योर फेज में आते हैं तो एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो क्या करे, थोड़ा आपको आपके कॉपी को काट सके और काट करके कुछ सुधार सके, नहीं थोड़ा सर्जरी कर सके, नहीं क्या कर सके, हाँ थोड़ा सर्जरी करने का साहस हो। तो अब रह गया कि जो परीक्षा है और 200 अंक से लेकर के 120 अंक के बीच जो आप ला रहे हैं, तो परीक्षक को यह आभास होना चाहिए कि जो विद्यार्थी है वो एसडीएम के लायक है। नहीं, एसडीएम चूँकि उसको पता है कि ये जो हम अंक दे रहे हैं वो क्या बनेगा, एसडीएम और डीएसपी बनेगा, चूँकि उसको पता है बीपीएससी की कॉपी हम चेक कर रहे हैं। और अगर उसको ये लगता है कि किसी की वर्तनी की गलती हो रही है बहुत ज़्यादा, 1-2 हो रही है तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो क्षम्य है, उदार है ही कि वो अंक देने के लिए ही बैठा है। तो वर्तनी की गलती कम से कम हाँ 1-2 तक क्षम्य है, ये तो चलेगा, है ना। लेकिन अगर ज़्यादा लिख रहे हैं तो फिर समस्या में है ना। क्योंकि जीएस में ध्यान रहता है कि फैक्ट्स पर, यहाँ तो ध्यान रहता है इन सब बातों पर, वर्तनी पर भी ध्यान रहेगा, तो क्षम्य है, यानी 1-2 गलतियाँ क्षम्य हैं। अब लिखावट भी अच्छी होनी चाहिए, उसको ये न लगे कि भाई 12वीं का विद्यार्थी लिख रहा है। आप कॉपी देख के पता कर सकते हैं, क्योंकि आप तो होंगे नहीं। और ये अगर हटा दिया जाए कि बीपीएससी की कॉपी नहीं है, ये परीक्षा को दिया जाए कि ये 8वीं से लेकर के एमए तक का कोई विद्यार्थी है, और इसमें देख के आप बताइए कि किस स्तर का है। अगर परीक्षा को ये दिया जाता कि जो लिखने वाला विद्यार्थी वो कहाँ से कहाँ तक का है, हाँ इसमें से कुछ 10 कॉपी दिया जाए और कहा जाए कि इसमें से कुछ विद्यार्थी 8वीं के हैं, कुछ विद्यार्थी एमए के हैं, कुछ विद्यार्थी ग्रेजुएशन के हैं, और आप इसको मार्किंग कर दीजिए कि कौन सा विद्यार्थी किस क्लास का होगा। अगर उस रेंज में आपका आ जाता है कि जी 12वीं का विद्यार्थी लिख रहा है, क्योंकि जैसे ही लिखेंगे पता चल जाएगा विचार से, लेखन शैली से, और पहले ही भूमिका से ही पता चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो अंक बढ़ते जाता है, मतलब किसी ने सोचा भूमिका लिख करके कि भाई ये 50, 55, 60% के लायक है, या हो सकता है 70% के लायक हो, और फिर वो कंटिन्यू कर गया तो आपको मिल जाएगा अंक। नहीं, अगर आगे चल करके आपने थोड़ा कमज़ोर किया तो ज़्यादा नहीं कटेगा। लेकिन कई बार ये होता है कि मन में सोचा कि हमको देना है 60%, और फिर कटता ही चला जाए अंक, तो 60 से घटते हुए कितना आ जाएगा, क्योंकि अंक तो उसको लास्ट में देना है। और सामान्यतः अंक देते हुए मनोविज्ञान ये कहता है कि फिर से पुरानी दिशा की तरफ आदमी लौटता है। जैसे हम लोग भी कॉपी जांचते हैं तो सब पढ़ लिया, पढ़ने के बाद पुनः फिर कहाँ लौटे, हाँ फिर से पन्ने पलटता है और फिर एक नज़र देखता है और तब वो अंक बैठाता है। अगर इसके बाद उसका सम टू, चूँकि वो देना चाहता है अंक, अगर इसके बावजूद भी आप उसको लगता है कि नहीं ये कॉपी 50% से ज़्यादा का नहीं, तो वहाँ डिसाइड होने लगता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, चूँकि एक तो भाषा तो अच्छी हो ही, भाषा पर तो पकड़ हो ही, और ये कैसे होगा, कोई जन्मजात नहीं होता, ये लिखने से ही होगा। लिखेंगे, उसकी सर्जरी होगी, उसको चेक कराइए। पहले अपने नॉलेज का प्रबंधन कीजिए, उदाहरण, कुछ फैक्ट्स, रैंडम लिखिए, और रैंडम लिख करके फिर उसका क्या होगा, अरेंजमेंट कीजिए। तो ये सब तरीका धीरे धीरे डेवलप होगा। यानी तो इस दौर में क्या करना है, अब ज्ञान के साथ साथ मतलब 50-50 की बात है, लेखन क्षमता को भी बढ़ाना है। केवल ज्ञान बढ़ाते रहेंगे तो हाँ, तो लास्ट मोमेंट में, क्योंकि जितना उपलब्ध ज्ञान है अगर उसी को हम प्रेजेंट कर पाएँ तब भी हो सकता है कि आप एग्ज़ाम क्या कर लें, पास कर जाएं। लेकिन थोड़ा और ज्ञान हासिल कर लें, थोड़ा और प्रबंधन कर लें, और थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस पर ध्यान, स्वतंत्र रूप से लिखिए। कोई एक टॉपिक लीजिए और स्वतंत्र रूप से
लिखने की बात कीजिए। अब इसको लिखना कैसे है? हमने एक बहुत सरल टॉपिक दिया कि मन के हारे हार है। बहुत सरल टॉपिक है, मन के जीते जीत। सुना होगा। अब ये लोकोक्ति है, मन के हारे हार है, बचपन में ही पढ़ा होगा। ये तो बहुत आसान टॉपिक है। अब इसमें हमको लिखना है तो हमारे पास चुनौती बाद में आती। पहले तो रैंडम आप सोचिए, जिसको कहते हैं रफ वर्क, जिसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। नहीं, आप मन में सोचिए कि आखिर मन का हारना हार जाना है और मन का जीतना क्या है। अब आप सोचिए कि इस मन का क्या मतलब। पहले रफ बनाइए, यानी जब कॉपी मिले तो जो लास्ट पेज है उसको क्या कीजिए, रफ वर्क के लिए जो लास्ट 2 पेज है, लास्ट पेज को अब रफ वर्क लिख दीजिए कि ये रफ वर्क है मेरा, और बाद में क्रॉस कर दीजिएगा। जब निबंध मिले कॉपी तो क्या करना है। अब मान लीजिए ये टॉपिक आ गया तो आप सोचिए कि रैंडम जरा सोचिए, मन का मतलब क्या, क्या संकल्प शक्ति, क्या मतलब है। अच्छा, कॉन्फिडेंस ठीक है, और सोचिए। सब सही बता रहे हैं। हाँ, इच्छा शक्ति, विल पावर, इसी का वेयर देयर इज विल देयर इज वे, है ना, विल पावर। हाँ ठीक है। और विल पावर कैसे मजबूत होगा? अंदर से। ठीक है, अंदर से मजबूत होगा। तो अंदर से कैसे? मान लिया कि हमको बहुत विल पावर है तो उससे क्या एग्जाम पास कर लेंगे? अंदर से हम बहुत इच्छा शक्ति वाले हैं तो हाँ, तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन क्या हो, सही दिशा हो। इसका मतलब ये है कि आपको ज्ञान का नहीं, इच्छा का प्लस क्रिया का, कर्म का, ये संतुलन होना चाहिए, इसका प्रबंधन होना चाहिए। नहीं, इसका मतलब है कि निराशा तो आएंगे ही, निराशा भी आएंगे, दुख भी होगा, कई बार पराजय भी होगा। तो कोई ना कोई होगा स्रोत जो आपको क्या करेगा, प्रेरित करता रहेगा, प्रेरित करने वाला। अभी आपने सोचा कि ये सब भाव है। अब इस भाव पर आप मन में ये सोचिए कि क्या कोई दिनकर ने कुछ कहा है क्या, किसी कवि ने कुछ कहा है क्या, किसी दार्शनिक ने कुछ कहा है क्या, कोई इतिहासकार ने कुछ कहा हो, किसी ने कुछ स्टेटमेंट दिया हो। मन में सोचिए कि भाई मन के हारे हार है, मन के जीते जीत पर क्या किसी लिटरेचर वाले ने, बुद्ध ने, महावीर ने कुछ कहा हो, कुछ यूरोपीय दार्शनिकों ने कहा हो, पश्चिम के कुछ दार्शनिकों ने कहा हो, कुछ भारतीय दार्शनिकों ने कहा हो। फिर आप सोचिए कि क्या ये खेल में हो सकता है, क्या हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है पर्वतारोहण में भी हो, नहीं, बहुत सारे फील्ड है, हो सकता है कि नहीं। अब सोचिए कि कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसको जस्टिफाई करता है। क्या दशरथ मांझी जस्टिफाई करते हैं? करते हैं। क्या एकलव्य करते हैं? क्या बुद्ध करते हैं? बहुत सारे लोग, क्या गांधी करते हैं? बहुत सारे लोग हैं। नहीं, अब आपके साथ ये विचार आया कि भाई बहुत तरह के फील्ड के लोग हैं। नहीं, कोई आविष्कार किया होगा, एडिसन ने किया होगा। क्या अबुल कलाम आज़ाद करते हैं? अलग अलग फील्डों में देखे कि क्या राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, क्या अमर्त्य सेन को समझते हुए ऐसा महसूस होता है? क्या बाबा आमटे को समझते हुए महसूस होता है? नहीं। कोई हो सकता है स्टीफन हॉकिंग को याद करे कि भाई देखिए ये तो शारीरिक रूप से दिव्यांग इतने। हाँ, किसी को लगेगा कि नहीं जी अष्टावक्र तो जन्म से ही टेढ़े पैदा हुए, नहीं, बहुत बड़े ज्ञाता हुए। अब आपके पास कई सारे पर्सनालिटीज़ हैं जो अलग अलग फील्ड्स में दिखाई देते हैं, जो खेल में होंगे, राजनीति में होंगे, अर्थ में होंगे। नहीं, कुछ साहित्य की बात आपने नोट किया। फिर आपने सोचा होगा कि क्या इसमें उम्र भी है क्या,
उम्र से बियॉन्ड बात है। कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है, कोई बुजुर्ग भी कर सकता है, कोई 80 साल का भी आदमी कर सकता है। संकल्प शक्ति किसी के पास हो सकती है। हो सकता है कि जीवन के बीच में कभी पराजय बोध हुआ हो, बाद में हो गया हो, कठिनाइयों के साथ हो, तो ये आपने रैंडम लिखा, ये रफ किया। अब जब रफ आप कर लेंगे तब लिखना शुरू करें। ये रफ करने का मतलब क्या हुआ कि आप सामग्रियों को जुटा रहे हैं, नहीं आप एक कुशल गृहिणी की तरह क्या कर रहे हैं, हाँ सामग्रियों को अरेंज कर लिए। अब आपको बनाना है, अब आपने रॉ मटेरियल तैयार कर लिया है। और जब रॉ मटेरियल तैयार कर लिया, अब प्रश्न उठता है कि हम भूमिका कैसे लिखें। तो ये जिस शुरू में मत सोचिए कि भूमिका कैसे लिखें। सबसे पहला काम है फैक्ट्स का, विचारों का, उदाहरणों का रैंडम कलेक्शन सिलेक्शन करना उस टॉपिक से संबंधित। अब इसमें लग जाएगा आपको कम से कम 1 घंटा वक्त है, तो कम से कम 10 मिनट इसको दीजिए। एक निबंध में हाँ, आराम से 10 मिनट दीजिए। और ये कैसे याद रहेगा, जब पहले से प्रैक्टिस किया हुआ होगा तब आपको कोई नित्से का उदाहरण याद आएगा, कोई कबीर का उदाहरण याद होगा, हो सकता है रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां हों, हो सकता है पौराणिक गाथाओं से, हो सकता है जातक कथाओं से हो। अब धीरे धीरे आ रहा है ना, तो आपके मन में तरह तरह के भाव आएंगे। ये पहले से चूंकि आपने कुछ ना कुछ तैयारी, हो सकता है ये टॉपिक ना तैयार किया हो, कोई और तैयार किया हो। आपने तैयार किया हो छोटा लक्ष्य रखना अपराध है, यही टॉपिक तैयार किया हो, या ये तैयार किया हो आ गया निबंध क्या, छोटा लक्ष्य रखना अपराध है। अब जब आपने लिख लिया तब सोचिए कि कौन सा हम कोट और कैसे प्रारंभ करें। आपके मन में ख्याल होगा कि नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वे हैं जो सोने न दें, हम यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। किसी को ये ख्याल हो सकता है कि जी पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से होती है। अब आप स्वतंत्र हैं भूमिका लिखने के लिए। किसी को हो सकता है, याद प्रसाद दिनकर ने कहा था कि मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अब आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, क्योंकि रैंडम आपने सोच लिया है और कई सारे कोटेशन आपने क्या किया है। हो सकता है कोई विद्यार्थी स्टीफन हॉकिंग का नाम लेते हुए शुरू करे, हो सकता है कोई अष्टावक्र की स्टोरी से स्टार्ट कर दे, क्योंकि उसने रैंडम लिखा है, अष्टावक्र भी लिखा है। नहीं, हो सकता है कोई बुद्ध से शुरू करे, हो सकता है कोई गांधी के विल पावर से, जब गांधी ने कहा था कि मैं बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, हो सकता है कोई इसी स्टेटमेंट से शुरू करे। तो इसका मतलब है कि आपने रैंडम सब सोच लिया है, अब जो सोचा है उसी में से भूमिका लिखनी है, कोई अलग से भूमिका नहीं लिखनी है। अगर पहले भूमिका पर चले जाएंगे तो लिखा नहीं जाएगा। और भूमिका लिखते हुए सोचना है कि परीक्षक को क्या अच्छा लग सकता है। आपके पास अब देखिए कई तरह का हो गया ना, गांधी से शुरू कर लीजिए, दिनकर से शुरू कर लीजिए, नहीं रामायण की पंक्तियों से शुरू कर लीजिए, दशरथ मांझी से शुरू कर लीजिए, कहीं से शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से सोचना है कि जो हम प्रारंभ कर रहे हैं वो परीक्षक को क्या लगे। ध्यान दीजिए कि परीक्षक हमको अंक दे रहा है कौन, ये अंक दे रहा है, तो अंक दे रहा है अगर वो, तो हम क्या लिखें। ये मेरा पहला परिचय, ये मेरा क्या है, एक नए आदमी से मेरा पहला परिचय हो रहा है और कॉपी के जरिए परिचय हो रहा है, तो हो रहा है तो हम क्या लिखें, उसको क्या अच्छा लगेगा, वो क्या नहीं जानता होगा। हो सकता है वो स्टीफन हॉकिंग का नाम न सुना हो सकता है वो साहित्य का आदमी हो, किसी कॉलेज का प्रोफेसर हो, भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है जर्मनी के दार्शनिक नित्से का नाम न सुना हो उसने, हो सकता है कि रामचरितमानस उसने पढ़ा हो, लेकिन रामचरितमानस में कुछ ऐसा आप लिखते हैं कि उसके लिए नया हो। तो आप ये सोचिए कि कुछ नया हो, कुछ मौलिक हो, और प्रस्तुति आपकी कैसी हो। अब ये हो सकता है 2 ही लाइन की भूमिका हो। किसी ने कहा गांधी का संकल्प, महात्मा गांधी जी का संकल्प, डेट दिया मैं बालू से भी बड़ा, अब पैरा चेंज किया, मात्र 2 लाइन था, पैरा चेंज किया, अर्थात मन के हारे हार है, हो गई भूमिका। हो सकता है कि हमको कहानी कहने में 1 पैरा लग जाए,
हम कहानी से प्रारंभ करेंगे, एक पैरा। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर एक पेज ले लिया कहानी में, हाँ, तो कहानी पढ़ने के लिए परीक्षा का आपका नहीं बैठा है, आप उसके पेशेंस की परीक्षा मत लीजिए। नहीं, फिर आप किसकी परीक्षा ले रहे हैं? उसके पेशेंस की। भाई मेरा कहानी तुम पढ़ो एक पेज, हाँ, तो नहीं पढ़ने वाला। एकदम बिजली की कौंध की तरह हो, भूमिका कैसी हो, उसको तुरंत अपील कर जाए कि नहीं इस बच्चे में तो जान है। 4 लाइन लिखा, कोई हो सकता है कोई कविता हो, कोई हो सकता है नया दृष्टिकोण हो सकता है कोई करंट घटना हो सकता है कि जुडिशियल कोई डिसीजन हो सुप्रीम कोर्ट का। नहीं, तो आप ये सोचिए, पहले तो रैंडम बातें लिख लीजिए कि हमको क्या, और फिर लिखते लिखते भी कई बातें याद होगी, तुरंत रफ में लिखिए। जैसे लिखते लिखते मन में कुछ कौनता है, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है। ये भी हो सकता है कि आपने जब सिलेक्शन कर लिया हो निबंध का, तो खंड क आप लिख रहे हो, खंड ग की कोई बात याद आ रही, लिख रहे हैं लेकिन याद किसकी आ रही है? हाँ, तो तुरंत लिखिए। ग में जो है एक पेज उसके लिए बनाया है आपने, वहाँ पर तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, फिर से लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि 2 मिनट के बाद आप भूल जाएं। तो पहला काम है कि टॉपिक सिलेक्शन, और टॉपिक सिलेक्शन ये देखते हुए कि हम, हो सकता है कि रफ करते करते लगे कि जी हमको तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं याद आ रहा है, तो दूसरे पर जाइए, दूसरे टॉपिक पर जाइए। लेकिन एक बार से अधिक रिस्क आप नहीं, चूँकि समय ही कम है। नहीं, अगर 3 बार कोई टॉपिक चेंज कर रहा है, जी ये काटा फिर वो काटा, तो फिर तो आपके लिए समय क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। क्योंकि आपको रैंडम बातें लिखने में 6-7 मिनट एक में लग जाएगा। अगर 1 घंटे का वक्त है तो 10 मिनट के अंदर भूमिका तक आ जाना है। यानी आपको लिखने में कम से कम 45 मिनट का वक्त चाहिए। 800 शब्द लिखना है, 800 शब्द लिखना है, मतलब कम से कम 7 पेज लिखना है। कितना लिखना है? 7 पेज, 125 शब्द है ना, एक पेज में होंगे, तो 7 पेज लिखना है। आपके लिए कितना? 45 मिनट चाहिए, जिसमें से 10 मिनट आपको क्या चाहिए, ये रैंडम उस पर, और 5 मिनट चाहिए इमरजेंसी प्रोविज़न, कहीं किसी में झटका लग गया, दोबारा हमको फॉर्मेट करना पड़ गया। नहीं, कई बार ये होता है कि जी हम आगे बढ़े और फिर पीछे हटना पड़ा, ऐसा होता है। आप कोई टॉपिक आप सेलेक्ट कर लिए पहली नज़र में, हो सकता है उसमें बहुत मैटर ना हो, फिर थोड़ी देर के बाद लगे नहीं ये टॉपिक जो है, हाँ, कई बार आदमी द्वंद्व में हो जाता है, तो उसके लिए 5-10 मिनट का, अगर मान लिया कि न भी हो तब भी आपके लिए पर्याप्त अवसर है। यानी 10 मिनट रैंडम बातों को लिखने का, सोचने से नहीं होगा, जब तक आप पेन से रफ नहीं करेंगे, लिखें जैसे बचपन में करते थे ना, तो ये सब करना होता है। जब करेंगे तो फिर भूमिका अपने आप चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, और फिर उसी में से कोई निष्कर्ष होगा, हो सकता है कोई कोट से। नहीं, जितना आपने लिखा है कोई नया नहीं खोजना है कि भाई भूमिका के लिए अलग लिखना है। आपने अगर रैंडम सिलेक्शन कर लिया है और ये सोचना है कि जी उपनिषद में से कुछ सोचते हैं, नहीं अगर याद आ रहा है तब भी, गांधी तो हर जगह फिट होंगे, राष्ट्रीय आंदोलन हर जगह फिट होगा, संविधान का प्रियम्बल हर जगह फिट होगा। भाई एक ही लाइन है ना प्रियम्बल। नहीं, कौन ऐसा निबंध है जिसमें प्रस्तावना फिट नहीं होता? कौन ऐसा टॉपिक है? भाई हम जस्टिस जो 3 प्रकार का दे रहे हैं, स्वतंत्रता जो 5 प्रकार का दे रहे हैं, नहीं याद है प्रियम्बल? कौन कौन सा न्याय और स्वतंत्रता? विश्वास, धर्म और उपासना। नहीं, और न्याय मतलब समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये तो कहीं भी किसी निबंध में जोड़ सकते हैं, जोड़ने की कला आनी चाहिए, है ना। अब आपको लगे कैसे जोड़ेंगे, तो लिखते लिखते आपको हो जाएगा ये प्रैक्टिस। नहीं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहाँ नहीं जोड़ा जा सकता? तो ये कैसे होगा? ये जब तक लिखेंगे नहीं, यानी थोड़ा सा दिमाग को क्या करें, तंतुओं को स्वतंत्र होकर के रैंडम थोड़ा लिखिए। अगर ज़्यादा लिख पाते हैं, रैंडम ज़्यादा है आपके पास, अब उसको अरेंज करना है, तो अरेंज करने में
थोड़ा भूमिका लिखिए, लिखते लिखते आपको लगे अच्छा ये वाला लिखते तो और अच्छा होता है, ये वाला लिखते तो और अच्छा होता। ठीक है, तो ऐसे तैयारी करनी है। और इसके साथ साथ शुरुआत कैसे, कोई समस्या नहीं हो, हर आदमी का अपना एक टेस्ट है जो अपील करेगा कि ये ज़्यादा अच्छा है। आपको खुद ही हो सकता है इनका टेस्ट अलग हो, उनका टेस्ट अलग हो। नहीं, वो तो जो रैंडम लिखा है तो उसको तो फिर आपको जैसे आप लिखेंगे, जैसे मान लिया कि किसी ने इतिहास की बातों से शुरू किया तो नेक्स्ट इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैरा देंगे। फिर हो सकता है कि आर्थिक जगत से हम अमर्त्य सेन से बात करें, हो सकता है फिर उसके बाद हम कुछ लोक उदाहरणों से शुरू करें, दशरथ मांझी को कोट करें, हो सकता है इसके बाद हम एपीजे अब्दुल कलाम को कोट करें, हो सकता है हम ज्योग्राफी से कुछ बातों को लें। अब हर पैरा आपको क्या कर रहा है, अलग अलग। अब घालमेल नहीं करेंगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे पैराग्राफ हों और स्पष्ट हो, परीक्षा को दिखे कि हर पैराग्राफ में कुछ अलग मैटर। ठीक है, नहीं नहीं, पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते निबंध में, या शीर्षक दे करके नहीं लिख सकते कि सामाजिक आर्थिक, ऐसे निबंध नहीं होता। निबंध कैसे होता है, इसलिए तो कहा जाता है कि खुला होता है, स्वतंत्र चिंतन होता है। ये कैसा होता है, इसको बांध करके कि जी हम अब सामाजिक क्षेत्र पर लिख रहे हैं, नहीं, तो ये बंध जाना हुआ। निबंध बंधा नहीं होता। निबंध की अपनी परिभाषा क्या है कि भाई वो सुनियोजित है, प्रबंधित है ना, और किसी पैरा और किसी शीर्षक के अंतर्गत नहीं है कि कोई लिखे कि भूमिका। बचपन में ये होता था कि शुरू में हम क्या लिखे, हाँ, फिर उसके बाद नीचे निष्कर्ष लिखे। ये जैसे लिखेंगे तो बताएगा कि अभी ये स्टार्टिंग फेज का विद्यार्थी है ना, हाँ, ये विद्यार्थी कहाँ का है, स्टार्टिंग फेज का है। तो ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ छोटे छोटे होने चाहिए। अब हम लोग तो इस पे जो आपके लिए जो व्यवस्था है वो तो है ही कि हम लोग कम से कम 30 निबंध तो लिखवाएंगे ही यहाँ। 30 निबंध 800 से 1000 शब्दों में लिखवाया जाएगा। क्यों लिखवाया जाएगा, क्योंकि ये क्लास नोट्स हो जाएगा जो हम लोग करेंगे। जो जैसे दूसरे के लिए करें ना कि आप टीचर को बोलिए कि लिखवाएं वो, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखवाएंगे 1000 शब्द। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि भूमिका कैसे लिखें ये क्लियर होगा, निष्कर्ष कैसे लिखें ये क्लियर होगा। चूँकि हम तो व्यवहारिक लिखवाएंगे ही, आपको व्यवहारिक स्तर पर लिखवाएंगे ही। ये जितनी आइडियल बातें हैं जो आप सुनते हैं कि क्रमबद्ध कैसे हो, मौलिक कैसे हो, ये सब बातें जो आइडियल रूप से सुनते हैं उसको व्यवहारिक रूप से क्या किया जाएगा, लिखवाया जाएगा। प्लस आप सुनते हो कि भाषा कैसी हो। इससे ये फ़ायदा होगा कि कम से कम अगर 30 निबंध लिखवाए गए तो कम से कम 150 उदाहरण आपके पास होंगे। कोई हो सकता है दार्शनिक का उदाहरण हो, कोई कवि का उदाहरण हो, कोई हो सकता है पुराण का उदाहरण हो सकता है इसमें कम से कम 20 स्टोरी भी हो, कहीं हो सकता है स्टोरी से लिखवाया गया हो। ये सब आपके लिए क्या होगा, ये क्लास नोट्स होगा। क्योंकि यहाँ तो करेंगे ही हम, क्योंकि आप इसकी तैयारी तो हम भी कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये, और ये अच्छी बात है, तैयारी करने में अच्छा ही है। तो 20 स्टोरी कम से कम होगा जो अलग से आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। और जो लिखते हुए अगर एक साथ लिखा दे दिया जाए तो आप नहीं लिख पाएंगे, फिर तो क्या हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी निबंध के टॉपिक में जब वो स्टोरी को देखेंगे तब आपको लगेगा कि अच्छा ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर एक जगह संग्रह दे दिया जाए तो उतना फ़ायदा नहीं होता। जब व्यक्ति आदमी क्लास में लिखता है तो क्लास में लिखता है तो एक एक पैराग्राफ लिखता है, और लिखने से क्या होता है, वो चीज़ें धीमी गति से हाँ वो जाती हैं। तो इस पर तो कम से कम 30 निबंध का मतलब है कि 30,000 शब्द आपके पास हैं आपकी कॉपी में। तो ये लिखवाया जाएगा अलग अलग टॉपिक पर, जिसमें तीनों खंडों से होगा, खंड क से, खंड ख से, खंड ग से। तो और वैसे ही हम लोग करेंगे, पहले रैंडम देखेंगे, फिर उसके बाद 800 शब्द लिखेंगे इस पर, किसी टॉपिक पर। तो इसी में से इस रेंज में आ जाए जो हमने टॉपिक का सिलेक्शन किया है, तो उस टॉपिक से
लोकोक्ति से लेकर के बिहार से लेकर के ये सब बातें होंगी। दूसरा, प्रतिदिन आपसे लिखवाएंगे भी हम, पहले आधा घंटा लिखवाएंगे कि आप लिखिए, ठीक है, उसकी कॉपी जांची जाएगी। 5 कॉपी उसी समय बाद में आप जमा करेंगे तो वो कॉपियाँ जांची जाएगी। तो प्रतिदिन टेस्ट होगा आधे घंटे का। तीसरी बात, जब ये सब पढ़ लेंगे तो फिर लास्ट में टेस्ट सीरीज, जिसको हम कह रहे हैं कि आप यहाँ आकर के स्वयं लिखिए, यहाँ आकर के उसी तरह से जैसे बीपीएससी में आएगा तो उस तरह से जो मॉडल टेस्ट है उसको लिखिए। चौथी बात, कम से कम ये जो क्लास होगी, जो मैंने, अब तो समय थोड़ा कम है, लेकिन 20 से 25 क्लास तो मेरी ही होगी और बाकी 4 टीचर और होंगे जो आपको क्लास लेंगे। तो ये करीब 10-12 क्लास होगी इनकी। तो मेरे अलावा है ना कुछ टीचर और होंगे जो किसी सब्जेक्ट से जुड़े लोग होंगे, है ना। चूँकि और थोड़ा आप जानिए, मान लिया कि जितना हमने बताया आपको फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, हो सकता है इतिहास के टीचर थोड़ा ज़्यादा बताएं, नहीं हो सकता है वो क्या करें, लेकिन कोई ऐसे टीचर हमको नहीं मिले जो लिखवा सके, तो वो नहीं लिखवा पाएंगे। क्योंकि ऐसे टीचर की खोज हम भी कर रहे हैं कि जिनकी भाषा पर भी क्या हो, कमांड हो। तो नॉलेज पे कमांड है, भाषा पर कमांड हो, ऐसे टीचर हमको अभी तक कोई नहीं मिले। तो उनसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि वो क्या करेंगे आपको, हाँ, वो केवल क्लास लेंगे, नहीं। जैसे मान लिया कि कोई समाज शास्त्र के टीचर हैं, तो सामाजिक मुद्दों पर वो क्या करेंगे, हाँ, वो आपको लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि हमको ऐसे टीचर मिले नहीं हैं, ठीक है। मिल जाए तो अलग बात, ठीक है, लेकिन तब भी वो क्लास क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि उस एंगल से समझना, लिखवाने वाला काम और लिखने वाला काम जो है ये हमारे ही तक रहेगा। तो ये अलग अलग टीचर होंगे, कुछ हिस्ट्री के टीचर होंगे, कुछ ज्योग्राफी के टीचर होंगे, एक आध पत्रकार होंगे, है ना, कुछ समाज शास्त्र के टीचर होंगे। तो हम चाहेंगे कि कुछ लोग क्या करें, ऐसे टीचर भी रहें जो सब्जेक्ट के जो मर्म हैं उसको वो क्या कर पाए। तो एक दो क्लास इन लोगों की दी जाएगी, लेकिन ये पूरी की पूरी 100% संभावना यही है कि ये लोग आपको लिखवाएंगे नहीं। हाँ, जैसे मान लिया कि 2 दिन इतिहास पर क्लास हुई, तो वहाँ से ऋग्वेद से ले करके और आज तक का जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट आपको क्या करेंगे, हाँ, बताएंगे, ठीक है। तो 2 दिन में हिस्ट्री का पूरा डेवलपमेंट हो गया। जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो लिंग भेद है ना, जो नारी से मुद्दे जुड़े हुए हैं, परिवार से जुड़े मुद्दे हैं, कुछ ज्योग्राफी के टीचर होंगे, कुछ एक आध पत्रकार होंगे, ठीक है, कुछ हो सकता है कि राजनीति विज्ञान के, पॉलिटिकल साइंस के एक आध टीचर हों। तो ये क्लास 10-12 क्लास वो लोग लेंगे, ठीक है। चौथी बात की, जो अंग्रेजी मीडियम के हैं तो उनके लिए इंग्लिश मीडियम में ही क्लास होगी, क्योंकि उनको भाषा कैसी, फिर वो मिक्स नहीं चलेगा, है ना। उसमें चाहिए कम से कम कि 80% बातें, चूँकि आपको लैंग्वेज लिखते और पढ़ते हैं तो उससे भाषा भी निर्मित होती है। तो अगर हम हिंदी में पढ़ाएं और अंग्रेजी में आप निर्मित करें तो वो संभव उतना फ्रूटफुल नहीं, क्योंकि केवल शब्द तो आदमी रिसीव करता ही है, शब्द के साथ उसके साथ भाव भी रिसीव करता है। एक शब्द कई सारी बातें कहता है। तो सामान्यतः अंग्रेजी माध्यम की क्लास अलग होगी जो हिंदी माध्यम के साथ नहीं होगी, है ना। वो होनी भी चाहिए कि इंग्लिश माध्यम के जो टीचर हैं वो इंग्लिश माध्यम में क्लास लें। इसके लिए आपको 5 कॉपी रखनी है, जिसमें से कम 2 कॉपी तो आपके टेस्ट के लिए, जो प्रतिदिन हम लोग लिखेंगे और फिर आप जमा करेंगे, या आप लिख के दिखा सकते हैं। जैसे मान लिया कि कोई घर से आपको लिख के दिखाना, तो जमा कीजिए लिख करके। 2 कॉपी किसके लिए, जो टेस्ट वगैरह है जो हम लोग क्लास में लेंगे या घर से आप, और 3 कॉपी कम से कम चाहिए जो 3000 शब्द वो
तो ये आपका क्लास टेस्ट होगा, जो क्लास की कॉपी होगी, जिसमें आप लिखेंगे, जो हम लिखवाएंगे आपको। और कुछ मैटर तो मिलेंगे ही, जैसे ये किताब वगैरह है, ये तो बहुत पुरानी किताब है, अब तो नया सब तैयार हो रहा है निबंध पर। कुछ मैटर भी मिलेंगे, कुछ लोगों को मिला होगा। जैसे ये तो क्वेश्चन बैंक हम लोग देते ही हैं, तो आदत है। तो 93 से ले करके अब तक, अब इसमें सभी निबंधों का संकलन है, चाहे वो जनरल जो हिंदी है उसमें पूछे गए हों, और यूपीएससी में 93 से लेकर के अभी तक, या जुडिशियल में पूछे गए हों, या यूपीपीसीएस में पूछे गए हों, तो ये सब निबंधों का क्या है, संकलन है, जो एक बार आप देखिएगा। लोकोक्ति पर भी 10 लोकोक्तियों पर हम लोग लिखवाएंगे, जो बिहार से जुड़ी लोकोक्तियाँ हैं उस पर। हमारे पास कम से कम 15-16 निबंध की किताब है, जो मार्केट में है। किसी में भी जो स्तरीय इस तरह का निबंध लिखा गया हो, है ना, या बचपन से भी, बचपन में आदमी लिखता था यदि मैं पक्षी होता, तो उस समय 10वीं से नीचे का कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, या जनरल हिंदी में आ जाए तो उसमें कोई प्रतिस्पर्धा है नहीं। इसमें क्या है, एक एक अंक का मामला है। इसमें अगर कमज़ोर लिखेंगे और 10 अंक कम हुआ तो आप रेस से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो क्वालिफाइंग नेचर में तो लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है, तो वैसे निबंध में न कोई मैटर है, और न ऐसा कुछ लिखा गया है कहीं, न कहीं कोई बड़े राइटर ने कुछ लिखा है। तो कोई मेरे पास उदाहरण भी नहीं है कि इस तरह के निबंधों पर, तो उसको छोड़ करके बाकी हर तरह के निबंधों पर चर्चा होगी। जिन्होंने पीटी इतनी जद्दोजहद से आपने निकाला है, आसान नहीं है। इस बार तो और समस्या थी, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि किसका होगा, किसका नहीं होगा, क्या होगा। तो इस जद्दोजहद में, हाँ, तो इसमें ये नहीं है कि भाई 1.5 महीना दीवा स्वप्न में रहा जाए, नहीं, दीवा स्वप्न में रहेंगे तो फिर से पीटी देना पड़ेगा ना। और जिनका पीटी नहीं हुआ है वो लोग तो और मेहनत करें कि भाई उनके लिए तो नेक्स्ट में फिर से पीटी होगा, तब क्या पढ़ेंगे क्या। हाँ, लेकिन ये है कि डिसाइडिंग निबंध है, तो जिसने मैनेज कर लिया निबंध, चूँकि जीएस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। आप कितना अंतर ला दीजिएगा, 150 160 लगभग सबको आते हैं, नहीं आते हैं या नहीं, 170 आ जाएंगे, 180 ला दीजिएगा, तो 160 और 180 यही रेंज है। तो 20 अंक का डिफरेंस है, 20 अंक का डिफरेंस, एक पेपर में 20 अंक का डिफरेंस है। किसी का 160 आएगा, किसी का क्या आएगा, 180 आएगा। लेकिन निबंध में जो डिफरेंस होगा वो 100 और 200 का होगा, नहीं, किसी को 100 अंक आएंगे और किसी को 200 अंक आएंगे। और इसमें आप इससे भी मुक्त हो जाते हैं कि अंग्रेजी माध्यम के लोग, मैथ वाले लोग, वो लोग आगे निकल जाए। अब हो भाई ह्यूमैनिटीज़ वाले लोग आगे निकलेंगे सामान्यतः। मैथ और साइंस वाले लोगों का क्या होता है, उनकी भाषा कमज़ोर होती है, और निबंध लिखना एक चुनौतीपूर्ण विधा है। तो जो इस समय को 40-50 दिनों को जो अच्छे से देख पाया, कर पाया, वो लीड ले सकता है कम से कम 70-80 अंकों का, है ना। और बाजार की किताबों में उतना दम है नहीं, तो हमने भी देखा है। हाँ, अगर नहीं, कोटेशन मिल भी जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि उसको कवर पेज को हटा दीजिए और हूबहू उतार दीजिए और किसी को चेक करने के लिए दीजिए, मत कि ये किसका है। तब जो असली अंक हैं वो आपको पता चलेगा कि वस्तु स्थिति कितनी है। मैंने क्या कहा कि कई बार निबंध भारी क्या हो जाते हैं, संस्थान के नाम से हो जाते हैं कि नहीं। आप उसको वो मत कीजिए, आप अपनी राइटिंग में उस निबंध को लिखिए और किसी प्रोफेसर को चेक करने के लिए दीजिए, तब आपको वस्तु स्थिति पता चलेगा कि उस निबंध में कितना स्तरीय सामग्री है, तभी होगा ना। पहले से आप बता दीजिएगा कि तो गांधी जी ने कहा है, तो भारी हो ही जाएगा, है ना। क्योंकि आपकी कॉपी में तो लिखा नहीं होगा कि गांधी जी ने कहा है, नहीं। तो आप निबंध के ऊपर वाले कवर पेज से कि किस संस्थान का है, उससे निबंध का आकलन संभव नहीं। मान लिया कि आपने ऊपर के कवर में देखा कि ये सेलेक्टेड बच्चा है और उसका निबंध है, इसका मतलब ये नहीं कि वो निबंध अच्छा है। निबंध अच्छा बुरा कब होगा,
उसको अपनी राइटिंग में लिखिए और 5 को भेज दीजिए। ये मत कहिए किसका है, और वो उससे अंक ले लीजिए और उसका औसत निकाल लीजिए। क्योंकि आप तो वहाँ पर क्या होंगे, ये तो लिखा नहीं होगा कि किसका है और किसका पढ़ा है आपने। ठीक है, तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि जो कवर पेज है, नहीं, एक पुरानी कहावत है कि एवरीथिंग ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो हमेशा जो चमकता है वो सब क्या होता है, हाँ, सोना नहीं होता। तो उस भ्रमजाल में मत रहिएगा। भ्रमजाल तोड़ने का एक ही उपाय है, को बढ़िया सुंदर राइटिंग में हू बहू वर्ड टू वर्ड लिख करके किसी से चेक करा लीजिए, बिना कहे। वो कहे कि मेरा है, और किसी को चेक कराने के लिए दे दीजिए। तब अगर वो अच्छा है, तब वो अच्छे की कसौटी पर खरा उतरता, वरना केवल कवर पेज से तो मामला बनता नहीं, या नाम से भी मामला नहीं बनता। ठीक है, तो ये सब होगा। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल से हिस्ट्री और जो सोशल इश्यूज़ की जो क्लास है ना, तो ठीक उसी तरह से सोशोलॉजी में क्लास, पॉलिटी में क्लास है। तो अलग अलग 4-5 टीचर भी होंगे जो 10 के करीब क्लास लेंगे, लेकिन वो लिखवाएंगे नहीं, वो केवल उस टॉपिक से जुड़े हुए। मान लीजिए सुशासन एक मुद्दा है, सुशासन और बिहार। अब इस पर हम चाहेंगे कि जो लोक प्रशासन के टीचर हैं, या हो सकता है कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट हो जो डीएसपी हो, आईपीएस हो, तो उसको दिया जाए। मान लीजिए पुलिस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, ये निबंध है, तो क्यों नहीं एक आईपीएस से ही दिलवा दिया जाए क्लास, कि वो समझे कि आखिर पुलिस व्यवहारिक रूप से वो बताएगा, लेकिन वो व्यक्ति लिखवाएगा नहीं। समझ में आया बात? तो हम यहाँ पर करीब 20-25 निबंध जो आपको बताया जाएगा और लिखवाया जाएगा, और बाकी 10-12 क्लास अलग अलग टीचर्स लेंगे जो अलग अलग टॉपिक पर हो। तो ये प्रोग्राम है जो कल से क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, नहीं नहीं, पर डे चलेगा, पर डे चलेगा। क्योंकि पर डे नहीं, हाँ, पर डे नहीं चलेगा तो नहीं हो पाएगा पूरा, तो प्रतिदिन चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा तो होगा कैसे पूरा, संभव ही नहीं। तो 2 घंटे की क्लास होगी, इवनिंग बैच भी और मॉर्निंग बैच भी।